नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के किन किन स्थान पे हैं, साथ में उसकी राजधानी भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन उपराज्यपाल हैं, उसका नाम क्या है, और साथ में भारत के राज्यों के बारे में भी समझेंगे। भारत की कौन सा राज्य क्षेत्रफल में छोटा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में छोटा है, जनसंख्या में बड़ा है, जिला भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में से कितने ऐसे राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के टच में हैं, कितने राज्य अरब सागर के टच में हैं। आप लोग मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में, और इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस के लगभग ऑल सब्जेक्ट आपको बैक टू बैक मिलते रहेगा। चलो, मेरा जो टारगेट होता है बच्चे को वही पढ़ाना है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। ज़्यादा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्लास में दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जैसा आपको पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 740 जिला है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हूँ, इस भारत के मैप में लोकेटेड किया हूँ कहाँ पे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले ऊपर आइए, लद्दाख के बगल में जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़ यहाँ पे चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है। उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र में एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर एंड नगर हवेली। पहले दमन और द्वीप गुजरात में था, इसको अब खत्म कर दिया गया है और दादर नगर हवेली में इसको मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद लक्षद्वीप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार ये है, ठीक है। उसके बाद 7 के अनुसार एक लास्ट में बचता है पांडुचेरी। लेकिन पांडुचेरी के बारे में आपको क्या याद रखना है, पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला। 4 जिला मिलाकर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, उसका नाम है पांडुचेरी। 4 जिला कौन कौन है, 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? माहे, कराईकल, यानम और पांडुचेरी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया है जिसका नाम है पांडुचेरी। तो देखते हैं, माहे केरल में है और कराईकल तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में ही एक और है जिला पांडुचेरी जिसके नाम पे केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है, और आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट यानम। ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा गया है, याद रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ हैं, और पांडुचेरी के बारे में आपको समझ में आ गया। साथ में देखते हैं इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, उसके नीचे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इधर आइए, लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही होगा, और दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। यहाँ तक समझ में आया? 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपने देख लिया। अभी मैं आपको यहाँ बता दूँ राज्यपाल कहाँ होते हैं। राज्यों में राज्यपाल होते हैं। वह उपराज्यपाल की बात करें, ये उपराज्यपाल आपको केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में आपको मिलेगा। अब प्रश्न है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल मिलेंगे, तो 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आपको उपराज्यपाल मिलेंगे। अब 5 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं कौन कौन है। पहला दिल्ली, उसके बाद लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, और उसके बाद पांडुचेरी। ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में क्या मिलेगा? उपराज्यपाल मिलेगा। अब वहीं बचा 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? प्रशासक।
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन मिलेंगे। ये प्रशासन कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस ऑफिसर जो लंबे समय से ड्यूटी करता रहा हो किसी न किसी राज्य में, उसी को जो है उस केंद्र शासित प्रदेश का भार सौंप दिया जाता है, देखरेख इसी दिशा निर्देश में होता है। एक शब्द और यहाँ पे आप समझिए, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिस स्थान पर, जिस पार्टिकुलर स्थान पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का अधिकार हो, उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये भी साथ में देख लेते हैं। दिल्ली के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं उसका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। ठीक है, वहीं चंडीगढ़ के यदि हम बात करें, चंडीगढ़ पे यहाँ पे आपको प्रशासक आपको मिलेंगे। प्रशासक थोड़ा यहाँ जो एक बार और समझिएगा, राज्यपाल, पंजाब के जो राज्यपाल हैं, पंजाब के जो राज्यपाल हैं उन्हीं के अंडर में चंडीगढ़ को जो है देखरेख के लिए दिया जाता है। तत्व प्रशासक भी कहलाएंगे, राज्यपाल भी कहलाएंगे। राज्यपाल जो पंजाब के राज्यपाल हैं उसी की देखरेख में जो है चंडीगढ़ का जो है चंडीगढ़ का देखरेख होता है। अब लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? आर.के. माथुर। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में यहाँ प्रशासक होंगे। प्रशासक यहाँ पे हैं प्रफुल्ल पटेल जो हैं लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, और साथ में दादर एंड नगर हवेली के भी हैं, प्रफुल्ल पटेल ही हैं। तो ध्यान देना है, इसी को सौंपा गया भार, प्रफुल्ल पटेल को ही। दोनों केंद्र शासित प्रदेश के भार सौंपा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। किसको? प्रफुल्ल पटेल को। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं। अब बात करें पांडुचेरी, यहाँ भी उपराज्यपाल ही होता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे कोई उपराज्यपाल नहीं है। इसके पहले जो थे किरण बेदी जी थे, उसका कार्यकाल हो चुका है। ठीक, अभी वो यहाँ पे उपराज्यपाल जो है फिलहाल नहीं है। कहाँ के? पांडुचेरी के। ये था 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब वहीं आपको थोड़ा बता दूं, भारत के जो राज्य हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, साथ में ये भी देख लेते हैं। जैसा आपको पता है भारत में 28 राज्य। ठीक है, अब इस 28 राज्य में अब देखेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल और जनसंख्या में क्षेत्रफल देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। जनसंख्या में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। बात सही है, 28 राज्य में। और ये क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रफल में दूसरा राज्य कौन सा होगा? पहला तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन वहां पे आपको कम से कम 4 राज्य दे देगा। बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो तीसरा राज्य क्या देंगे आप? तीसरा राज्य में देंगे महाराष्ट्र क्षेत्रफल में। चौथे में देंगे उत्तर प्रदेश। ये आपको 4 राज्य याद रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल के आधार पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। वहीं पर हम जनसंख्या की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद हम देंगे बिहार के बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 2011 में जनगणना जो हुआ, बिहार तीसरे पे चला आया। पहले 2011 के पहले बिहार की जनसंख्या पूरे भारत में दूसरे स्थान पे था राज्यों में देखा जाए तो। ठीक है, वेस्ट बंगाल की जनसंख्या के आधार पे चौथे नंबर पे। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देखा। अब देखते हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है 28 राज्यों में से। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यदि क्षेत्रफल देखते हैं, बात करते हैं, सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन है? गोवा। जनसंख्या में यदि बात करें, सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। लेकिन आपको
4 राज्य कम से कम याद रखना है। गोवा के बाद होगा क्षेत्रफल में सिक्किम। कौन होगा? सिक्किम। तीसरे नंबर पे त्रिपुरा और चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। कम से 4 राज्य आप याद रखिए। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में तो गोवा तो ही है, जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा राज्य। उसके बाद आपको याद रखना है सिक्किम के बाद, ओके, सिक्किम के बाद ध्यान देना आपको मिजोरम। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, 4th नंबर पे गोवा। 4th नंबर पे गोवा है क्षेत्रफल पे। ऐसे भी आपको दिखाना है जनसंख्या में, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, ये जनसंख्या में कर लेंगे। वहीं हम बात करते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, यहां पे मैं आपको ये बताना था कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या और क्षेत्रफल में, वो है लक्षद्वीप। वो है लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जिला की यदि हम बात करते हैं, जिला की बात करते हैं, जिला में देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है कच्छ। सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ओके। वहीं पे देखा जाए जनसंख्या में थाने, थाने 1,10,00,000 जनसंख्या है थाने का। 1,10,00,000 जनसंख्या है थाने का, ठीक। यदि बात करें सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल में, वो है माहे। माहे सबसे छोटा जिला भारत का क्षेत्रफल में माहे है। यहाँ जो माहे केरल में। वहीं जनसंख्या में देखें सबसे छोटा जिला जनसंख्या में वो है दिबांग घाटी। वो है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 8,000 जनसंख्या है। कितना है? 8,000 जनसंख्या है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत की लंबाई कितनी है? नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से पश्चिम कितनी है? तो यहां पे आप नोट कीजिए, भारत की लंबाई, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्त? उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण। तो नोट कीजिए 3214 किलोमीटर। वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम, भारत की लंबाई नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व जो है इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। यहां तो याद रहेगा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व है 2933 किलोमीटर। यहीं पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। तो देख लेते हैं पहले। भारत के जो उत्तरी बिंदु है जो श्रीनगर में है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणी पॉइंट जो है, दक्षिणी बिंदु जो है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमिलियन भी कहा जाता है, पिगमिलियन भी कहा जाता है। दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बोलते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणी बिंदु जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत के जो पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसको बोलते हैं वालंगू। वालंगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, क्या बोलते हैं?
वालंगो। वहीं पर हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक, याद रहेगा। और इसका दूसरा नाम भी है गोर माता, गोर माता सर क्रीक का। और सर क्रीक को लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ध्यान देना इस बात को, यहां तक याद रहेगा। अंडमान निकोबार देख रहे हैं, इसको काले पानी भी कहा जाता है, काले पानी का स्थान कहा जाता है अंडमान निकोबार को, जो यहाँ पे सर्कुलर जेल भी है मध्य अंडमान में। अब ये सफेद पानी का जो सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सफेद पानी किसको कहा गया? सियाचिन ग्लेशियर को। काले पानी किसको कहा गया? अंडमान निकोबार को। यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? नोट कीजिए। अधिक क्वेश्चन आता है भारत की तटीय सीमा की लंबाई, क्या बोलेंगे? 6100 किलोमीटर। वहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है भारत की तटीय सीमा प्लस भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा प्लस द्वीप समेत की लंबाई कितनी है? तो आप रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा और द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार है, ये एक द्वीप है और यहाँ लक्षद्वीप है। अब इसकी भी लंबाई यदि जोड़ दिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 1416.6 किलोमीटर। 1416.6 एंड 6100 किलोमीटर दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ओके। अब वहीं पे यदि क्वेश्चन पूछता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो क्या कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। कौन सा? ये वाला सीमा, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, ये यहाँ पानी है। चलिए, ये है आपका अरब सागर, ये है अरब सागर और ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसको इसलिए तटीय सीमा, यह स्थलीय सीमा मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है, इसलिए इसको कहा गया स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत की जो कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो है ये बाहरी सीमा जो देख रहे हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो नोट कर लीजिएगा, भारत की कुल लंबाई जो है 15,200 में क्या जो 7,7516.6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे? लिखेगा भारत की कुल लंबाई, ठीक, भारत की कुल सीमाओं की लंबाई, भारत की कुल सीमाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर जो है इसे कुल सीमाओं की लंबाई हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब आइए भारतीय, और ये जो यहां आप देख रहे हैं ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ओके। और ये क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। इसको बोलते हैं पश्चिम तट, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। क्लियर? ओके। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं,
यदि 28 राज्य में से यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं? तटीय सीमा मतलब अरब सागर के टच में कितने राज्य हैं और बंगाल की खाड़ी के टच में कितने राज्य, इसको बोलते तटीय सीमा। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 राज्य हैं। 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत के 28 राज्यों में से वो देखते हैं कौन कौन हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और इधर केरल। ठीक है, तो केरल इधर देखते हैं कि एक तरफ से देखा जाए अरब सागर से टच में 5 राज्य हैं। बंगाल की खाड़ी में देखा जाए, बंगाल खाड़ी से जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 4 राज्य इधर हो गया, अब 5 राज्य इधर हो गया। 5 4 9 राज्य हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो तमिलनाडु देख रहे हैं, तमिलनाडु जो पश्चिमी तट से भी टच करता है। अधिक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी तट से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको देंगे 6 राज्य, 5 ए और तमिलनाडु 1 6, क्योंकि ये यूपीएससी यह क्वेश्चन पूछा है। यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, तो याद रखना इस बात को भी। अब यहाँ पे अब तटीय सीमा सबसे अधिक देखा जाए, तटीय सीमा बनाने वाले लंबाई में कौन सा राज्य है और सबसे कम कौन सा है। सबसे अधिक देखा जाए तटीय सीमा बनाने वाले राज्य जो है लंबाई में, वो गुजरात है, उसके बाद गोवा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों, इससे काम नहीं चलने वाला है। काम कैसे चलेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाना पड़ेगा कि सबसे अधिक लंबाई जो है सीमा बनाने वाले कौन है, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नोट कीजिए, लिखिएगा सबसे अधिक सीमा लंबाई में बनाने वाले जो हैं वो है गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे राज्य होंगे जो तटीय सीमा बनाते हैं लंबाई में, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर यदि बात करते हैं तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु के बाद आप याद रखिए चौथे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 5वें पे आ जाएगा केरल, 6 नंबर पे आप लिख लीजिए उड़ीसा, 7वें नंबर पे कर्नाटक, 7वें नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पे आप लिख लीजिए वेस्ट बंगाल और 9 नंबर पे लिख लीजिए आप गोवा। 105 किलोमीटर, इसकी लंबाई भी यदि जानना चाहते हैं लंबाई भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे याद ज़्यादा रहे, लंबाई यदि आपको पता चल जाए तो नोट कीजिएगा। 1214 किलोमीटर है इसके गुजरात के, किसके, गुजरात के। आंध्र प्रदेश की वही लंबाई है 973 किलोमीटर और इसके हैं 906 किलोमीटर। ठीक है, तमिलनाडु के। महाराष्ट्र केरल उड़ीसा जो है 652 किलोमीटर और यह है 559 किलोमीटर। उड़ीसा और कर्नाटक, उड़ीसा के जो लंबाई है 476 किलोमीटर और इसके हैं 280 किलोमीटर। बचा वेस्ट बंगाल का 157 किलोमीटर। फिर रिपीट करता हूं, गुजरात के कितने हैं दोस्त, 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश कितने हैं, 973 किलोमीटर। तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652, केरल 559 किलोमीटर, उड़ीसा 476 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 157, गोवा 105 किलोमीटर। ये आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा गया है, अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए।
अधिक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछता है, गुजरात के तटीय सीमा को क्या कहते हैं, गुजरात के तटीय सीमा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जितने भी तटीय राज्यों से सटे हुए, तटीय सीमाओं से सटे हुए जो राज्य हैं, सबके वहाँ स्थानीय लोकल नेम के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे गुजरात के तटीय सीमा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। यदि ऑप्शन में दिया जाए कोंकण तट, ऑप्शन में दिया जाए कोंकण तट, ऑप्शन बी में दिया जाए मालाबार तट, ऑप्शन सी में दिया जाए कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी में दिया जाए कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट, ई में दिया जाए उत्तरी सरकार तट, और एफ में दिया जाए कानारा तट, और एफ और जी में दिया जाए आपका, ठीक है, कोंकण, मलाबार, कोरोमल, उत्कल, उत्तरी सरकार, कानारा तट। ठीक है, इतना ही ऑप्शन रहने दीजिए। ओके, ठीक है। तो आप बताइए गुजरात के तटीय सीमा को क्या कहते हैं, इसी ऑप्शन में आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर लिखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। तो लिखिए, गुजरात के तटीय सीमा को जो कहा जाता है, यहां पे एक ऑप्शन छूट गया था जिसका आंसर था काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। इसका आंसर लिखिए भाई, गुजरात की तटीय सीमा को कहा जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तटीय, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। वहीं तमिलनाडु के तट को क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहेंगे, किसको, उत्तरी सरकार तट को कहेंगे। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट, क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। वहीं केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, क्या बोलते हैं, मालाबार तट। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कानारा तट, कर्नाटक के तट को बोलते हैं कानारा तट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा है दोस्त। ठीक है, इसी टाइप की जो है आपके वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है, हिस्ट्री के आपको मिलते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ें। ठीक है, अब यहीं पे भारत के परिचय में क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। समान क्वेश्चन आपसे पूछ लिए पेपर में, तो क्या करेंगे, तो नोट कर लीजिए, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। पहले यहाँ एक चीज़ मैं समझा दूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पृथ्वी, ये देख रहे हैं पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। ओके, यदि पृथ्वी के मध्य से बीच से एक रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं,
उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आप क्या बोलेंगे? भारत जो है इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत कहाँ है? ये है भारत, देखिए ये भारत। ओके, अब भारत के बीचों बीच एक रेखा गई है जिसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। ये कर्क रेखा देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ऊपर में बोलते हैं इसको उत्तरी, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी या पूर्वी। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में क्यों? देखें, यदि मैं यहाँ से और इसको इसे मिला दूं, ये उत्तर और पूर्व है, इसको ये वाला एरिया क्या होता है? ये वाला एरिया कहलाता है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। भारत का जो लोकेशन, भारत कहाँ स्थित है? भारत जो है, भारत पूर्वी एवं भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। एक तरफ से देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, और एक तरफ देखा जाए उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, अब वहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में कि भारत में सबसे अधिक गर्म समय, सबसे अधिक भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा दिन या यहाँ 12 दिन लिख दीजिए, 12 दिन। भारत में सबसे अधिक बड़ा दिन कब होता है? तो आप बोलेंगे 21 जून को होता है। कैसे? 21 जून को होता है। यदि मैं कहूं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है होगा वो 21 जून को होगा। उत्तरी गोलार्ध में, ऐसा समझिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में ही ना भारत है, उत्तरी गोलार्ध में ही ना भारत है, तो आंसर क्या होगा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहाँ यदि पूछ लिया जाए भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। क्लियर? तो वहीं यदि पूछूं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध रहने दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। आइए अब दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। कर लेंगे? यहाँ तक समझ लेंगे? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे बात ये करना है आपको कि भूमध्य रेखा पे दो ऐसे डेट का नाम बताना है, तारीख बताना है, टाइम बताना है कि दिन रात बराबर होता है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पे दिन रात जो है बराबर होने का जो टाइम है, समय है, डेट है, वो है 21 माता 23 सीता। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या समझा आपने? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है।
21 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। याद रखना इस बात को, 21 माता और 23 सीता, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। गुड, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ूँ? ठीक, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहीं पे देख लेते हैं। अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। तो आप क्या बोलेंगे, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, नोट कर लीजिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका आंसर है। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बार बार एग्जाम पूछता है पेपर में, दिल्ली पुलिस में बार बार पूछा गया है और बाकी और से एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे इसको दोनों को समझाता हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जानना होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसको कहते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, अरस्तु के अकॉर्डिंग टू अरस्तु ने क्या कहा, पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है और फिर न्यूटन महोदय साहब ने इसके तथ्य को बदलता है, कहा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कैसा है, एक संतरे के समान है, ऑरेंज के समान है। फिर आए जेम्स जीन ने कहा नहीं, पृथ्वी संतरे के समान नहीं है, पृथ्वी कैसा है, एक नाशपाती के समान है, पृथ्वी गोल है। मान चलिए ये जो देख रहे हैं पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब ये जो रेखा देख रहे हैं, ये सारी रेखा जो होगा ये अक्षांश रेखा कहलाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व ऐसी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व खींची जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व जो है खींची जाएंगी, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो वहीं देशांतर रेखा की यदि हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो होगा देशांतर। वो क्या होगा, ये है अक्षांश रेखा, और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो कैसी होगी, वो होगी देशांतर। तो क्वेश्चन के भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। यदि मैं बोलूं ये 0 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7, भारत का जो अंतिम छोर है कन्याकुमारी, भारत का जो अंतिम लास्ट, ठीक है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आप 8 डिग्री 4 मिनट पा जाएंगे। ये 23 डिग्री है कर्क रेखा, आप देख रहे हैं ये 23 डिग्री है कर्क रेखा, 23 24 25 26 27। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर जो भारत का अंतिम छोर है, यहाँ पे लास्ट है, ये आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत जो है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में आ गया, एक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है भारत जो है कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, एक बार यदि समझ लिए होंगे तो आपको ये आप नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं करेंगे। अब है और 37 में 8 घटाएंगे तो लगभग 29 अक्षांश रेखाएं जो है भारत में इसका विस्तार है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 29, ठीक है, 37 में 8 घटाएंगे तो लगभग 29 ही होगा। अब बात करते हैं देशांतर के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया ये रेखा जो है देशांतर कहलाती है। तो मैं बोलूँ यहाँ से उत्तरी ध्रुव मिलाएं और ये जो है ये क्या है, देशांतर रेखा है। एक रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा ये हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर ऊपर आइए और इसको लेकर यहाँ तक मिला दीजिए। अब ये भी क्या देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट
97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब दो देशांतर रेखाओं के बीच में भारत आ चुका है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच में भारत आ चुका है ना, तो इसका आंसर यही तो है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। मान चलिए ग्लोब है, ग्लोब, इस ग्लोब को खोल देते हैं, एक मैप बना देते हैं। आपको पता है कि एक ग्लोब पर जो है 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जाती है। तो मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अब इधर 180 इधर हो जाएगा, 180 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब भारत का लोकेशन मान चलिए ये है, ये भारत का लोकेशन है। मैं यहां से इसे मिला दूं, 0 डिग्री देशांतर 1 2 3 4 5 करते करते ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये जो यहाँ पे 68 है, 69 70 71 72 74, तो यहाँ जो भारत लास्ट जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एक गुजरात वाला लास्ट, इधर अरुणाचल प्रदेश लास्ट, तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच भारत आ गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ये था। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये कर्क रेखा जो है यहाँ पे, अभी मैंने बताया ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब साढ़े 23 डिग्री जो एक कर्क रेखा है ये, अब यहां पे क्या है, ये भारत है। भूमध्य रेखा से भारत की डिस्टेंस जो कितनी है दोस्त, 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। अब ये जो कर्क रेखा देख रहे हैं भारत के बीच से होकर गुजरती है। वह यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप बोलिएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है, तो यहां पे लिख रहा हूं, गुजरात की बात हो जाएगा, और गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत के। अब सबसे अधिक लंबाई जो कर्क रेखा का कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। सबसे कम लंबाई राजस्थान। ठीक है, अब जो यहाँ देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा था भारत में, सॉरी किसी भी एग्जाम में, कि किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो याद रखिएगा, रांची भारत की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए भारत के मानक समय जो है, भारत के मानक समय कितने हैं, कितने डिग्री को माना गया है, 82.5 डिग्री को। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री को कहा गया भारत के मानक समय। यहाँ तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भारत के 82.5 मानक समय जो है, सबसे पहले किस राज्य में इसका पोजीशन दिया गया है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं, इलाहाबाद के नैनी, ब्रैकेट में मिर्ज़ापुर, 82.5 डिग्री जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी और ब्रैकेट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है भारत की मानक समय। ठीक है, तो अब बात करेंगे भारत के जो 82.5 डिग्री मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बोलिएगा सर 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन है, पहला लिखिए, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिमा होगा आंध्र प्रदेश। ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है भारत के मानक समय 82.5 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया दोस्त? क्लियर? मानक समय, कर्क रेखा, ये सब में हमने चर्चा किया। तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, इन सब बारे में मैंने चर्चा किया। अब यहाँ पे देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, हाँ या नहीं? भारत जो है एशिया महाद्वीप का भाग है। तो मान लो ये एशिया है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। यदि पूछा जाए कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है कि पश्चिम में आता है, पूर्व में आता है, उत्तर में आता है, तो आप बोलिएगा भारत जो है वो दक्षिण एशिया का पार्ट है। भारत का लोकेशन कहाँ है? दक्षिण एशिया में है। तो नोट कर लीजिए, भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कुल जो है, दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं दक्षिण एशिया में? दक्षिण एशिया में कुल जो है 8 देश आते हैं। वो कौन कौन 8 देश आते हैं? नोट कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का भाग नहीं है? तो पहला लिखिए, भारत दक्षिण एशिया में आएगा। वहीं पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद लिखिए भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, इस बात को ध्यान देना है। ये 8 देश जो हैं